Hello friends, I hope you all are fine. In this video, I will be explaining the Bruner's theory of cognitive development and पिछली वीडियो में we have already covered the other two theories of cognitive development. First one was Piaget's cognitive development theory and second theory was Vygotsky socio-cultural theory. तो ये जो हमारी थियरी है ये हमारी थर्ड थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एंड इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दोज टू थियरीज बट फिर भी हमें सिलेबस पूरा डिटेल में कवर करना है अपनी इस सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्रूनर्स थियरी को। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस थियरी लेट्स नो समथिंग अबाउट जेरोम ब्रूनर। तो भाई जो ब्रूनर थे इनका जन्म हुआ 1 अक्टूबर 1915 में यूएस में न्यूयॉर्क में। ही वॉज बोर्न ब्लाइंड बट एन ऑपरेशन एट द एज ऑफ 2 रिस्टोर्ड हिज विजन। भाई ये इनका जब बोर्न हुआ तो ये ब्लाइंड थे बिल्कुल, जो आप कैटरेक्ट जिसको बोलते हो ना, मोतिया जिसको बोलते हो, उसकी वजह से। लेकिन जब ये 2 साल के थे तो इनका एक ऑपरेशन हुआ जिसमें इनकी आईसाइट वापस आ गई। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग और कॉग्निशन के बेस पर अपनी थियरीज दी हैं। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर who developed theories on perception, memory, learning and cognition. He received his BA psychology degree in 1937 from Duke University and PhD from Harvard University in 1941. इन्होंने अपनी BA साइकोलॉजी से की और 1937 में इनको डिग्री मिल गई ड्यूक यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ही वॉज अ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। भाई ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जैसे हमने बात की है पहले से कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, कि ये बिलीव करते थे कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें तो हम यहाँ पर मेनली तीन लोगों की बात करते हैं। सबसे पहले पियाजे की, और उसके बाद वाइगॉस्की की, और उसके बाद हम ब्रूनर की बात करते हैं। ये तीनों हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये अपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो इन्होंने काम किया है उसकी वजह से जाने जाते हैं। और इन्होंने 1956 में एक बुक अपनी पब्लिश की जिसका नाम था अ स्टडी ऑफ थिंकिंग। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड थी। इन्होंने और भी बुक्स पब्लिश की है लेकिन ये जो बुक थी इनकी, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड थी। ही कॉइंड द टर्म स्कैफोल्डिंग। भाई हमने पिछली थियरी जो पढ़ी थी वो हमने वाइगॉस्की साहब की थियरी पढ़ी थी और उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी स्कैफोल्डिंग। तो एक्चुअल में जो स्कैफोल्डिंग जो टर्म है वो टर्म ब्रूनर ने दी थी। ठीक है, सबसे पहले उसका यूज़ ब्रूनर ने किया था और इनकी इस टर्म को वाइगॉस्की ने अपनी थियरी में यूज़ किया था। ठीक है, तो आपको इन तीनों की थियरीज थोड़ी सिमिलर लगेंगी क्योंकि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं इनकी थियरी के बारे में, ब्रूनर्स थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है अगर आता है एग्ज़ाम में, तो वो ये होता है कि इनकी जो थियरी थी उसका नाम क्या था। तो इनकी थियरी का नाम था डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, तो इनका मानना ये था कि जो बच्चे होते हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंगली बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, जब वो खुद कुछ करके सीखते हैं तो वो डिस्कवर करते हैं चीज़ों को, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इनकी जो थियरी का जो नाम था वो था डिस्कवरी लर्निंग। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो ये क्या बोलते हैं कि जो बच्चे की जो लर्निंग होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। ठीक है, इनमें 3 कौन कौन से स्टेजेस हैं? एनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो रिप्रेजेंट की जाती है, बच्चों के सामने जो रिप्रेजेंट की जाती है उसको हमने रिप्रेजेंटेशन कहा है यहाँ पर। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लर्निंग शुड बिगिन विद द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भाई ये क्या बोलते हैं, जो लर्निंग जो बच्चे की होती है वो स्टार्ट होती है डायरेक्ट मैनिपुलेशन से। बच्चा ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्ट
डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ठीक है, बच्चा ऑब्जेक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करता है, खेलता है बच्चा, तो वो डायरेक्ट उन ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आने के बाद सीखता है, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनकी 3 स्टेजेस के बारे में जानने की। तो सबसे पहले इनकी स्टेज आती है एनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि एनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी, ये कौन सी एज में होती है? तो इसका आंसर आता है बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा जो सीखता है वो अपने मूवमेंट से और एक्शन के थ्रू सीखता है। इन दिस स्टेज अ चाइल्ड लर्न्स बाय डूइंग एक्शंस और मूवमेंट्स। बच्चा कोई भी जो चीज़ सीखता है वो अपने मूवमेंट के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को, इस एज के बच्चे को आप उसको बुक दे दो, ठीक है, बच्चे को पढ़ना तो नहीं आता, ठीक है, और वो पिक्चर्स को भी ऑब्जर्व नहीं करेगा उतना, लेकिन बच्चे उस बुक के साथ खेलेगा, ठीक है, उस बुक को जैसे मुंह में डालेगा या फिर उसको फाड़ देगा, उसको फेंकेगा, ठीक है, ऐसे वो बच्चा बुक के साथ ऐसे खेलेगा, तो वो अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इसलिए इस स्टेज को हमने एक्शन बेस्ड स्टेज भी बोला है, ठीक है। और जब बच्चा इसमें एक्शंस परफॉर्म करता है तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। प्लेइंग विद द बुक इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, राइडिंग अ बाइसिकल और टाई द शूलेस और अरेंजिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न बाय सेंसेस। हमने पियाजे की थियरी में हमने पढ़ा भी था, जो 0 to 2 ईयर्स की एज होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस स्टेज में बच्चे अपनी सेंसेस के थ्रू भी सीखते हैं। और इस स्टेज का एक और नाम आता है कॉन्क्रीट स्टेज। इस स्टेज को हम कॉन्क्रीट स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी हमारी इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की स्टेज। उसके बाद हमारी आती है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन की स्टेज। इसमें हम बात करते हैं 3 to 7 ईयर्स के बच्चों के बारे में। कुछ जगह पे आपको 3 to 8 ईयर्स भी मिल जाएगा, ये दोनों करेक्ट है, आपको इससे अलग नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो क्वेश्चन। देन इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमेजेस, पिक्चर्स, मॉडल्स। देखो इस स्टेज में बच्चा जो है वो, इसका मतलब समझो, आइकॉनिक का मतलब आइकन्स, ठीक है, आइकन्स या इमेजेस, ठीक है। बच्चा इसमें क्या करता है, पिक्चर्स को देखता है, पिक्चर्स को देख के सीखता है। तो इसमें मेनली हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इसमें बच्चा जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से सीखता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे बच्चा इमेजेस देखता है, ठीक है, पिक्चर्स या मॉडल्स देखता है, फ्लो चार्ट्स देखता है, और डायग्राम्स देखता है या मैप्स देखता है किसी भी चीज़ के। तो इसमें हम कह सकते हैं इन आइकॉनिक स्टेज इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस एंड परसेप्शंस। और इस स्टेज को हम पिक्टोरियल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेज हमारी है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की स्टेज। इसमें 7 या 8 ईयर्स प्लस के जो बच्चे होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें हम वर्ड्स की, सिंबल्स की, या जो भी और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो बच्चे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। जैसे इससे पहले की जो दोनों स्टेजेस थे उसमें उतनी एब्स्ट्रैक्ट स्टेज नहीं होती, बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती। तो इसमें बच्चे की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बच्चा अपने लैंग्वेज के थ्रू, वर्ड्स या सिंबल्स के थ्रू सीखता है। इस स्टेज को एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड 2 + 2 = 4। भाई आप इसको इस तरीके से समझो, देखिए जो हमारी इनेक्टिव स्टेज है जहाँ पर बच्चा एक्शंस के थ्रू सीखता है, ठीक है। अगर आपको बच्चे को सिखाना है कि 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है, तो बच्चा ऐसे आप डायरेक्टली उसको बोलोगे तो वो नहीं सीखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बच्चों को ऑब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे। जैसे आपको 2 टॉफ़ीज़ दे दी पहले उसको, ठीक है, तो 2 टॉफ़ीज़ पहले दे दी, फिर उसको दोबारा से 2 टॉफ़ीज़ दे दी, तो उसको बताया ये 4 टॉफ़ीज़ बनी, ठीक है। ऐसे वो सीखेगा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, और ऑब्जेक्ट्स से के साथ एक्शंस और मूवमेंट परफॉर्म करने के बाद वो सीखेगा। और आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन में बच्चा पिक्चर्स को देख के भी सीख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेज आती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें बच्चा उतना मैच्योर हो जाता है कि बच्चा जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स को देख के पहचान जाता है। जैसे हम वहाँ पर इसको बोलेंगे 2 + 2 = 4, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको समझाना ईजी हो जाएगा।
इस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज को डायरेक्टली समझता है और मैथमेटिक्स को या सिंबल्स जो होते हैं उनको डायरेक्टली समझता है। तो ये थी हमारी मेनली जो थियरी थी। इसके बाद आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखो जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो 3 मोड्स हैं। फर्स्ट इज इनएक्टिव, सेकंड इज आइकॉनिक एंड थर्ड इज सिंबॉलिक। इनएक्टिव में क्या था हमारा, लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन। सेकंड में आइकॉनिक में लर्न थ्रू इमेजेस एंड सिंबॉलिक में लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। देखो इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, जैसे आपको वो पूछ सकता है कि जो ये 3 स्टेजेस हैं इसको सीरियल वाइज आप बताइए। तो फर्स्ट स्टेज इनएक्टिव हो जाएगी, सेकंड आइकॉनिक और थर्ड सिंबॉलिक। या फिर वो पूछ सकता है कि इन तीनों स्टेजेस में क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करता है बच्चा, कैसे लर्न करता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके ब्रूनर के बारे में। ब्रूनर ऑल्सो बिलीव्ड इन स्कैफोल्डिंग, अडल्ट पार्टिसिपेशन एंड MKO। ये तीनों टर्म्स आपने पढ़ी होंगी वाइगॉस्की की थियरी में। और जो स्कैफोल्डिंग टर्म है इसकी हमने बात की कि ये जो टर्म थी ये ब्रूनर ने ही दी थी, लेकिन वाइगॉस्की ने अपनी थियरी में इसको यूज़ किया था। और ये MKO जो मोर नॉलेजेबल अदर और अडल्ट पार्टिसिपेशन की बात होती है उसमें भी ये बिलीव करते थे। द टर्म स्कैफोल्डिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ब्रूनर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। देन ब्रूनर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पायरल करिकुलम। इन्होंने स्पायरल करिकुलम के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात की है, इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देन बोथ पियाजे एंड ब्रूनर बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स एंड कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज। देखो हमने पढ़ा है कि जो पियाजे थे वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और जो ब्रूनर हैं ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है, तो ये दोनों बिलीव करते थे जो बच्चे हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं और अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन पियाजे बिलीव दैट डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूस, दैट इज इट प्रोसीड्स इन स्टेजेस, बट ब्रूनर बिलीव दैट डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। देखो जो पियाजे हैं उन्होंने स्टेजेस के बारे में बात की है, जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस में होती है, तो वो बिलीव करते थे डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, वो स्टेजेस में चलती है। लेकिन जो ब्रूनर थे ये डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूस मानते थे और ये इन दोनों की में डिफरेंस था, इन दोनों की थियरी में डिफरेंस था। देन ब्रूनर स्ट्रेस्ड ऑन अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट। ब्रूनर ने अपनी थियरी में अर्ली लैंग्वेज के बारे में, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भी इन्होंने स्ट्रेस दिया है। देन लास्ट कॉन्सेप्ट इनका आता है स्पायरल करिकुलम का। देखिए स्पायरल करिकुलम में बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे आप 5th क्लास में थे, फिर 6th में आए, फिर 7th में आए, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आपके तीनों क्लासेस में थे, लेकिन 5th क्लास में वो थोड़ा मतलब शॉर्ट में थे, फिर वो थोड़ा और ब्रीफ में हुए अगली क्लास में, लेकिन जब आप 8th क्लास में पहुंचे तो वही टॉपिक कुछ डिटेल में हो गया। ठीक है, तो यही स्पायरल करिकुलम में होता है। इट इज़ अ टीचिंग अप्रोच इन विच ईच सब्जेक्ट और स्किल एरिया इज रिविजिटेड एट इंटरवल्स एट अ मोर सोफिस्टिकेटेड लेवल ईच टाइम। देखो ये एक टीचिंग अप्रोच है जिसमें एक ही सब्जेक्ट या एक ही जो भी टॉपिक है उसको बार बार रिवाइज करवाया जाता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। ठीक है, या फिर अलग अलग जैसे ग्रेड्स में। फॉर दैट इज द टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स एट द सेम लेवल बाय इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ टू द हायर ग्रेड्स। देखो इसका मतलब क्या है, अब इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे बच्चा 5th क्लास में है, उसमें आपको टॉपिक पढ़ाया लाइफ साइंसेस, वो थोड़ा शॉर्ट में आपको पढ़ाया, लेकिन फिर आप 6th क्लास में गए तब भी आपको वही टॉपिक पढ़ाया, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया और वो थोड़ा सा और डिटेल में आपको पढ़ाया गया क्लास में। फिर आप 7th क्लास में आए, उसमें भी आपको वही सेम टॉपिक पढ़ाया गया, लेकिन वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया और उसको आपको डिटेल में पढ़ाया गया। तो आप समझ सकते हैं यही आपका स्पायरल करिकुलम है। बच्चा चीज़ों को रिवाइज करता रहेगा और उसकी नॉलेज और डीप हो जाएगी और थोरोली वो समझ पाएगा चीज़ों को। तो ये थी हमारी ब्रूनर की थियरी और ब्रूनर के बारे में ही कुछ जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी सारी। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।